तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस अनमोल टॉपिक को, मोल कंसेप्ट को, मोल अवधारणा को। और इस क्रम में आज जो हेडिंग है इस चैप्टर की सबसे प्यारी और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, जो इस चैप्टर को कहीं ना कहीं बताएगी, समझाएगी हाँ मेरा नाम ऐसा क्यों रखा गया है। क्योंकि आज की अपनी जो 9th हेडिंग है दैट इज़ मोल। अनमोल नहीं मोल, ये है तो बहुत अनमोल, सही बात है। तो जो 9th नंबर पे अपनी हेडिंग आई है दैट इज़ मोल, जो 9th नंबर पे हेडिंग है वो अपनी है मोल। मोल, एक बात बताऊँ, यदि मोल के बारे में छोटी सी चर्चा करूँ ना, तो जो बच्चा मोल की फील नहीं रखता, जो बच्चे को मोल का समझदारी नहीं होता, वो बच्चा मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ता है जहाँ पर एक बार मतलब मोल शब्द ही काम में ले लिया जाए, मोल टर्म ही काम में ले लिया जाए, वो उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं, मतलब डिमोरलाइज हो जाता है, मेरे से क्वेश्चन तो नहीं होगा भाई साहब। तो यार मैं थोड़ा सा इसका गुणगान कर लेता हूँ कि यार ये एक बेसिक कैलकुलेशन है केमिस्ट्री की। तो यार जहाँ न्यूमेरिकल बनाने हैं तो यार कैलकुलेशन क्यों नहीं देगा, बेसिक कैलकुलेशन तो देगा वो क्वेश्चन में। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल का ही नहीं बात हो रहा तो फिर बात क्या करोगे तुम। जो कैलकुलेशन का बेस लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है, वो स्टार्टिंग ही मोल से है। तो फिर फिजिकल को न्यूमेरिकल देने वाला तो बिना मोल के क्वेश्चन बना ही नहीं सकता ना यार। तो ये निश्चिंत हो जाएगी यार, अपन यदि इस छोटी सी बात को फील कर लेंगे ना, तो आगे बहुत सारी दिक्कत और परेशानी और जो दुविधा आने वाली है वो सारी की सारी सोल्व हो जाएगी आज की क्लास में। और मैं वादा करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद में जो आपकी मोल के लिए जो सोच थी ना, जो धारणा थी, है ना, मोल के लिए जो आपकी अवधारणा थी, जो कंसेप्ट था, वो बदल जाएगा। जो सोच थी आप कुछ बदलाव लेके जाओगे इस वीडियो के साथ। तो करते हैं कंटिन्यूस चेंज और बदलाव के साथ। और इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। और आज इस मेंटलिटी सोच और कुछ नया लेके जाने वाला उसको चर्चा करते हैं। तो यार मैं तुम्हें सच बताऊं तो मोल तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, आपको मोल बहुत प्यार से आता है, अच्छे से आता है, इसकी कैलकुलेशन अच्छे से आती है। और ऐसी वो सारी बातें जो मोल की मतलब तुम्हें सीखनी हो पहले से बहुत हद तक तुम्हें आती हैं। सर ये पहले पता ही नहीं था कैसे आती है, तो हम इतना डिमोरलाइज क्यों होते हैं, सर पता होती तो। एक्चुअली यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि तुम्हें पता है, इसी बात का पता नहीं है ना। जैसे हनुमान जी को शक्तियाँ थी, वो थी तो सही पर उनको याद नहीं थी। जामवंत जी ने उनको शक्तियाँ याद दिलाई हनुमान जी को कि वो ऐसा होगा सर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आप इजीली जा सकते हो लंका में उड़ के। तो वही मैं यहाँ जामवंत जी का काम करने वाले, वो तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, भगवान राम के बहुत अच्छे भक्त थे, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो फिर भी एक चर्चा कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो जामवंत जी का काम करूँगा मैं कि किस तरह से मोल एक जो अब बार बार परेशान होते हो किस तरह से क्या है और कैसे आपको आती है। चलो मोल से पहले मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, छोटी सी बात पूछता हूँ, वो तुम्हें फील देगी मोल की। क्या आप लोगों ने कभी डजन सुना है? दर्जन, हिंदी में दर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में डजन, DOZEN, है ना, डजन सुना है कभी? डजन, दर्जन। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने डजन या दर्जन कभी सुना नहीं हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जो दुकानदार के काम में आती है। दुकानदार जो चीज़ों को दर्जन बेचता है, चाहे फल फ्रूट की शॉप हो जाए, चाहे जो मार्कर बेचता हो, पेंसिल बेचता हो, पेन बेचता हो, पेन हो गया, चाहे इंक की बोतल्स बेचता हो, कुछ भी ऐसे। सर आप तो क्या दुकानदारी करने लग गए क्या? मतलब कुछ भी इंक की बोतल, पेन, कुछ भी वो बेचता हो, तो यार नो डाउट कि डजन्स में कैलकुलेशन करता है वो दुकान वाला। और वो बोलता भी है कि साहब डजन में ही भाव पड़ेगा, डजन का ही। जो भी आप लाओ स्केल जैसे मार्कर लेता हूँ, जो मैं जनरली डजन्स पे मार्कर लेके आता हूँ। ये मतलब स्केल में ज़्यादा, इस लार्ज स्केल में जब भी सामान मैं परचेज करने जाता हूँ तो डजन्स में कैलकुलेशन करता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। और डजन की कैलकुलेशन आपने बहुत बार की है, सीखी है, छोटी क्लासेस में सीखी है। इवन मैं तो इतना तक बोलता हूँ डजन की कैलकुलेशन किसको आती है? जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया लेकिन वो आज एक ऐसी दुकान में काम कर रहा है जो लार्ज स्केल पे माल बेचता हो, तो वहाँ पर डजन में कैलकुलेशन होती है। भले ही वो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया हो लेकिन वो परफेक्टली डजन की कैलकुलेशन कर लेता है। और आप भी मतलब कोई बहुत बड़ी बात है डजन की कैलकुलेशन कर लेते हो। जैसे पूछते हो ना कि इस डजन का क्या भाव है, ये इतने भाव का डजन है, हाफ डजन का इतना भाव पड़ेगा, बहुत इजीली आप डजन की कैलकुलेशन करते हो। तो बेसिकली डजन की यदि इतनी सारी बातें पता है तो एक छोटी सी बात मैं पूछ लेता हूँ आपसे डजन की, कि डजन की क्या फील है। यदि आपसे कोई पूछता है कि मैं बोल रहा हूँ कि एक डजन है, ये 1 डजन या ए डजन, एक दर्जन की क्या फील है तुम्हारे पास, वो बताओ मुझे। आपको बोल दे परिभाषित करो एक दर्जन को, 1 डजन को डिफाइन करो, क्या बोलोगे उसको? परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन में बहुत कुछ होता है,
मैं हर चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन अपने आप के अंदर इतना कंटेंट रखती है, एक बहुत बड़ा और प्यारा इंट्रोडक्शन रखती है उसके बारे में, है ना, कि क्या है और क्यों है, बहुत कुछ बताती है। तो 1 दर्जन की परिभाषा क्या दोगे तुम? सोचने लग गए क्या देनी चाहिए? सर क्या परिभाषा दें, क्या परिभाषा दें? सुनना, 1 दर्जन की सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, जब भी कोई चीज़ इस धरती में 12 नंबर्स में प्रेजेंट है, कुछ भी 12 नंबर में प्रेजेंट है, 12 क्वांटिटी में, नंबर्स कितने क्वांटिटी नंबर्स में, उसकी यदि 12 है, 12 जने प्रेजेंट है, तो उसको 1 दर्जन नाम दिया गया है। व्हेन एनी एंटिटी, कोई भी चीज़, एंटिटी मतलब कुछ भी, एनीथिंग, जब कोई भी चीज़ 12 नंबर या 12 क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसको 1 दर्जन बोला जाता है। चाहे केले है, चाहे पेंसिल है, चाहे रबड़ है, चाहे चाकू है, चाहे शार्पनर, कुछ भी जो 12 नंबर्स में प्रेजेंट, इसको क्या नाम दिया जाएगा? 1 दर्जन। देखो डजन की फील ही मोल की फील है, थोड़ी देर बाद पता भी चल जाएगा। आगे बात समझ में, डजन की फील आ गई, डेफिनेशन आ गई। जब कुछ भी चीज़, जब कुछ भी कोई भी चीज़ 12 नंबर में प्रेजेंट है तो उसको डजन नाम दिया गया। यही एक्चुअली मुद्दा, यही डजन का, यही फील है डजन की, और कुछ अलग से थोड़ी है, बस इतनी सी फील है। ये जैसे रेड कलर के 12 मार्कर पड़े, वो लोग 1 डजन मार्कर पड़े हैं, यही डजन की फील है ना, एकदम आराम से सेट है दिमाग में। अब सुनना, डजन बेसिकली एक, आप बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है जो ये बताती है कोई भी चीज़, कोई पदार्थ कितने नंबर्स, कितनी संख्याओं में उपस्थित है। सिंपल सी बात है यार। बाहर के लिए अपन ने इकाई, मतलब बाहर के लिए अपन मात्रा काम में लेते हैं, केजी वगैरह, लंबाई के लिए काम में लेते हैं, आयतन के लिए काम में लेते हैं, हर चीज़ के लिए काम में लेते हैं, हर जो भी भौतिक राशि उसकी कोई कई काम में ली ही जाती है। तो क्यों ना कोई चीज़ संख्या में लिखी जाए, तो उसके लिए कोई कई परिभाषित की जाए, कोई एक यूनिट डिफाइन की जाए, तो डजन को डिफाइन किया गया। लेकिन तुम्हें सच बताऊं, आम जिंदगी में डजन से सारा काम हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री की जो आम जिंदगी है वहाँ डजन से काम नहीं चलता, क्योंकि 12 बहुत छोटी डिजिट हो जाती है, 12 बहुत छोटा नंबर हो जाता है, जहाँ पर केमिस्ट्री में काम नहीं चलने वाला। केमिस्ट्री में 12 से काम नहीं चलने वाला भाई साहब, केमिस्ट्री अथाह है। कोई बड़ा डिजिट सोचो भाई साहब, कोई बड़ा डिजिट सोचो, कितना बड़ा डिजिट सोचो कि केमिस्ट्री में काम चल पाए। तो किसी व्यक्ति ने सोचा, जिस तरह से 1 डजन का मतलब 12 होता है ना, सिंपल सा, वैसे ही एज इट इज एक मोल का जो मतलब होता है, 1 मोल जो होता है, मोल इसका मतलब होता है जैसे 1 डजन वैसे ही 1 मोल, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है 1 मोल भाई साहब। इस जो डिजिट है, इस इतनी जो वैल्यू इतनी बड़ी, इस वैल्यू को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज अवोगाद्रो नंबर, Na रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिखा कैसे जाता है, हालांकि मैं पूरा एकदम इक्वेट करके, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं इसको, और ये Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये वैल्यू है जब कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल मतलब इतने नंबर में प्रेजेंट है। सर इतना बड़ा वैल्यू, अरे इतना बड़ा वैल्यू अभी पता भी नहीं कितना बड़ा वैल्यू, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगा कितना बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू ये है। केमिस्ट्री में चाहिए थी सर ये डिजिट कैसे डिफाइन की यार। 12 जिसने 1 डजन में सोचा, मुझे लगता था यार यदि वो 10 सोचता, 10 वैल्यू सोचता, ज़रा मज़ा नहीं आता क्या? क्योंकि 10 जैसे सोचो यार कि जो व्यक्ति कोई स्कूल नहीं गया लेकिन उसके दुकान में, इसके शॉप में डजन का काम है, तो उसको 12 की टेबल याद होगी, 12 पढ़ा है पूरा अच्छे से याद होगा। देख लेना, बड़ी 13 का याद नहीं होगा, 11 भी याद नहीं होगा, लेकिन 12 का याद, क्योंकि सारी कैलकुलेशन उसको डजन में करनी होती है। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ कि यदि 10 माना, 10 माना, तो काम बहुत आसान हो जाता। 12 का पढ़ा थोड़ा मुश्किल होता है, 10 का आसान होता। तो 10 मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं माना। क्यों नहीं माना पता नहीं, लेकिन ये डिजिट जो इतनी गंदी सी अजीब सी दिख रही है ना, वो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूँगा, फील दूंगा कि ये डिजिट ही क्यों मानी। ठीक है, मतलब इसका लॉजिक भी है इवन कि वैल्यू 1 मोल को इतना डिजिट ही क्यों माना, अवोगाद्रो नंबर ही क्यों माना, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। जब एक्सपोज होगा तो जो मज़ा आएगा तुम्हें केमिस्ट्री सीखने में, रियली मैं बोल रहा हूँ, फीलिंग चेंज हो जाएगी। पहली फील चेंज हुई, 1 मोल का मतलब क्या हो, ये कोई भी चीज़ इतने नंबर में प्रेजेंट है मतलब 1 मोल है। दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी एंटिटी, कोई भी पदार्थ, कुछ भी जो Na नंबर्स में प्रेजेंट, इसको 1 मोल बोला था। एज इट इज़ वैसे ही, जैसे 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है। एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है भाई साहब, एज इट इज़ वैसा वैसा है। तो जैसे 1 डजन पता था ना, वैसे आज के बाद अब तुम्हें 1 मोल पता होगा। जैसे 1 दर्जन बोलते तुम्हारा दिमाग 12 आ जाता है ना, 12 चीज़ें पढ़े, मैं बोल रहा 1 दर्जन के लिए तुम्हारा दिमाग
तुरंत आता है कि 12 अकेले पड़े हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार 1 डजन मार्कर पड़े, तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये आता है कि ये 12 मार्कर पड़े। वैसे ही अब यार फील दिमाग में सेट कर लो, फिट कर लो, एक बात हिट हो जानी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि भाई साहब यदि मैं बोलूँ 1 मोल मार्कर, तो सोच लेना कि 6.022 × 10⁻23 मार्कर पड़े हैं। सोच लेना, दिमाग फिट कर लेने के बाद इतने सारे मार्कर पड़े, इतने सारे मार्कर पड़े, यदि 1 मोल बोल दे तो आगे बात समझ में। वैसे यार ये इतने मार्कर आज तक बने भी नहीं होंगे 1 मोल, तो सच बात करो, ये जनरल डेली लाइफ में काम में आने वाली चीज़ नहीं है, डजन तक सीमित रहो। ये केमिस्ट्री में ज़रूर काम में आएगा। आप सोचोगे तो बाउड हो जाओगे, 1 मोल 1 मार्कर अभी तक तो धरती में नहीं बने, और बनाओगे तो इसका जो मास आएगा ना ऑलमोस्ट धरती के लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो मत ही सोचना, भले कैलकुलेट करके देख लेना। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि 1 मोल है क्या। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 मोल का मतलब जब कोई एंटिटी को, कोई पदार्थ एन नंबर्स में प्रेजेंट है, अवोगाद्रो नंबर में प्रेजेंट है, इस संख्या में उपस्थित है, तो इसको अपन 1 मोल बोलेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा दे रहा हूं, व्हेन एनी एंटिटी इज प्रेजेंट इन अवोगाद्रो number, then it is known as 1 mole। जब कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कुछ भी एंटिलो, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए काम में लिया जा सकता है, जब कोई पदार्थ अवोगाद्रो संख्या में उपस्थित होता है तो उसे 1 मोल कहा जाता है। वैसे ही जैसे कोई पदार्थ 12 संख्या में उपस्थित है उसे 1 दर्जन कहा जाता है। ये तो एक नॉर्मल बात हुई साहब, ये तो एक नॉर्मल बात हुई। अब बात करें इसकी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है, जो मानक परिभाषा जो काम में ली जाती है, तो वो डेफिनेशन क्या रखी गई, क्योंकि अपन स्टैंडर्ड कार्बन को मानते हैं, कार्बन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन रखी गई। बोला गया कि 12 ग्राम कार्बन, कौन सा कार्बन, C12 आइसोटोप में जितने कार्बन के एटम्स होंगे, जितने कार्बन के परमाणु होंगे, उसको क्या बोला जाएगा, 1 मोल। सर मैचिंग ही नहीं खा रही, अभी मैचिंग खिला देते हैं ना, बढ़िया से खिलाएंगे। क्या, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, number of carbon atoms which are present in 12 gram C12 isotope is known as 1 mole। क्या, 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितने कार्बन की जो संख्या है, जितने कार्बन के नंबर उपस्थित है, जितने कार्बन के एटम परमाणु उपस्थित, उसी को 1 मोल। मजे की बात बताऊं, जब 12 ग्राम कार्बन तोल के लिया ना, जब 12 ग्राम ताकड़ी पे एकदम तोल के लिए एग्जैक्ट 12 ग्राम, फिर गिरा कि कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, करते 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 गिनते 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 12 ग्राम कार्बन, पता है एवोगाद्रो नंबर जितने कार्बन आए थे। 12 ग्राम कार्बन में एवोगाद्रो नंबर जितने ही कार्बन आए, एग्जैक्ट इतने गिन के देखे लोगों ने, एग्जैक्ट इतने आए। क्लियर है वर्ता? देखो दोनों बातें सेम है। मैं एक लिखता हूँ, ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, एक तो ये लैंग्वेज मैंने बोल दी, ये सिंपल लैंग्वेज है। एक बोल, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ उस मार्कर जो कलर आएगा वो ब्लैक कलर होगा। अरे भाई साहब क्यों तड़वा रहे हो इतना बच्चों को, इतनी डेफिनेशन क्यों तड़वा रहे हो यार, सीधा लिखो ना यार, है जो बात, ये सारांश है। ये बोल एनजे डेफिनेशन है, नवीन जोशी डेफिनेशन, ये है वो डेफिनेशन तो दुनिया लिखाती है, फील नहीं आती यार, ये डेफिनेशन फील देती है अपने को जबरदस्त वाली। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो बेसिकली मोल है क्या, एक यूनिट है, ऐसा यूनिट है जो किसी भी पदार्थ, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को नंबर्स में रिप्रेजेंट करती है, मास में रिप्रेजेंट करता है। आप किसी सब्सटेंस के अमाउंट को बहुत तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी भी सब्सटेंस को नंबर्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भाई कोई यूनिट तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। उस यूनिट में मोल आ गया है कि मैं हूँ, मैं डिफाइन करवाऊँगा। क्लियर है? चलो देखो, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नंबर। मैं एक बार दोनों पॉइंट हिंदी में बोल देता हूँ। 12 ग्राम कार्बन सीट से हिंदी में बोलता हूँ,
C12 और C12 समस्थानिक के 12 ग्राम कार्बन है। जितने कार्बन के परमाणु उपस्थित है उसी को 1 मोल बोला जाएगा। और यह एक ऐसा इकाई है जो पदार्थ की मात्रा को संख्या में प्रदर्शित करती है। सिंपल सी बात है। अब जो 4th पॉइंट है इसके बारे में चर्चा करते हैं। 4th पॉइंट है फील के बारे में, जो मैंने तुम्हें दे दी है। 4th पॉइंट ऑफ फील। एक बात बताऊं, ये फील वाली हेडिंग कोई नहीं लिखा था धरती पे, ये अपनी हेडिंग है, पर्सनल हेडिंग है। सच्ची बात बताऊं, ये फील वाली हेडिंग किसी को पता ही नहीं। फील का मतलब तुम्हारे इससे क्या समझदारी है, तो तुम क्या समझते हो भाई साहब। फील का मतलब क्या समझदारी रखते हो, क्या फीलिंग्स रखते हो इसके लिए। तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जिस तरह से आपकी फील 1 डजन के लिए होती है वैसी ही फील आपकी 1 मोल के लिए ऐसी होनी चाहिए। बस बात खत्म। आगे बात समझो, फील का मतलब क्या है, ये लिखना है एज ए टीज फील। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 500 पॉइंट पे आते हैं। 500 पॉइंट मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो भाई साहब एक ही फॉर्मूला है मोल कैलकुलेट करने का। इससे डेराइव्ड 2 फॉर्मूले और होंगे, 2 क्या 3 फॉर्मूले भी होंगे, लेकिन एक फॉर्मूला ही है मोल का। मैं तुम्हें बताऊं तो अब दुनिया में ज़्यादातर पता है, जैसे मैं बोलता हूँ ना मोल का क्या फॉर्मूला है, इतना सा ज्ञान होता है, बस गिवन मास अपॉन मोलर मास इतना ही सीख रखा होता है। पता ही नहीं कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, कोई लॉजिक नहीं पता भाई साहब, बस ये होता है। पर एक्चुअली एक बात बताऊँ, रहस्यमयी बात ये है कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है ना, ये वो गुड रहस्यमयी फॉर्मूला है ही नहीं। जो मेन फॉर्मूला है वो उससे बना हुआ फॉर्मूला एक्चुअली है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, रहस्यमयी एक्चुअली फॉर्मूला क्या है वो लेके आता हूँ मैं तुम्हारे सामने। मैं तो नहीं लेके आऊँगा, तुम ही लेके आओगे, मज़ा तभी आएगा। 4th पॉइंट 5th पॉइंट, मज़ा तभी आएगा ना यार। मैं क्या लेके आऊँ, तुम लेके आओ, क्या दिक्कत है। चलो रहस्यमयी फॉर्मूला ये है, सुनना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे हाथ में भी कितने मार्कर है, ज़रा देखना, 1 2 3 4 5 और एक और ले लेते हैं 6। मेरे हाथ में भी 6 मार्कर है, बढ़िया से दिख रहे होंगे। 2 ब्लैक है, 2 रेड है, 1 ग्रीन है, 1 ब्लू है। इतने कलर थे मार्केट में और वही नहीं। चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हाथ में कितने मार्कर है, 6 मार्कर अच्छे से दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये बात पूछूँ कि कितने डजन है, कितने दर्जन मार्कर है, तो तुम तुरंत बोल दोगे बताओ कितने दर्जन है। बताओ तुम क्या बोलो, हम क्या बोले, तुम बोलो कितने दर्जन है, ये कितने दर्जन मार्कर है मेरे हाथ में भी। देख दो कमेंट में, क्या दिक्कत है, देख लूँगा मैं, लाइक कर दूंगा। बोलो, मेरे हाथ में है ½ डजन, आधा दर्जन। 12 का मतलब 1 दर्जन, तो 6 का मतलब आधा दर्जन। अब मैंने क्या किया, 2 मार्कर को मैंने रख दिया, 2 मार्कर मैंने रख दिया। अब मेरे हाथ में 4 मार्कर, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कितने दर्जन है, तो तुम बोलोगे सर आपके हाथ में 1/3 दर्जन मार्कर है। देख लो, बोले सोच लो आराम से। अब मैंने 1 मार्कर और रख दिया। अब मैं पूछता हूँ मेरे हाथ में कितने दर्जन मार्कर है। ये तो कैलकुलेशन हर कोई कर लेगा भाई, जो भी करवा रहा हूँ। कितने दर्जन मार्कर है सोचो। अब मेरे हाथ में है 1/4 दर्जन मार्कर, मैंने 1 मार्कर और रख दिया नीचे। अब मेरे हाथ में कितने दर्जन मार्कर है भाई साहब, सोचो। अब मेरे हाथ में है 1/2 दर्जन मार्कर। अब कितने दर्जन है, अब मेरे हाथ में 1 ही दर्जन मार्कर, 1/12 दर्जन मार्कर। एक ही मार्कर है जो 1/12 दर्जन को बताता है। आप थोड़ा सा नोटिस करो, फील करो, आप लोग एक फॉर्मूला लगा रहे हो बार बार, उसी से दर्जन निकाल रहे हो। यदि सारे बच्चों ने सारे आंसर सही से दिए हैं जो दर्जन मैंने पूछे हैं, तो भाई साहब उसने फील ले लिया, उसने जनरेट कर लिया जो मोल का फॉर्मूला है। पता है क्या फॉर्मूला लग रहा है बार बार, गिवन नंबर ऑफ मार्कर डिवाइड बाई 12। और ये 12 गिवन नंबर ऑफ मार्कर नंबर्स में था, और 12 वो नंबर से जो 1 मोल में या 1 दर्जन में। तो बेसिक फॉर्मूला क्या बना, गिवन नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइड बाई गिवन नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइड बाई किससे कर रहा हूँ, 1 दर्जन में कितनी एंटिटी है, पर दर्जन नंबर ऑफ एंटिटी। अरे 1 दर्जन जितनी एंटिटी उसका डिवाइड है, वो दर्जन नहीं आ जाएगी क्या, समझ रहे हो। तो यही काम जैसे मैं दर्जन के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं मोल के नहीं कर सकता, क्या सेम टू सेम काम मैं मोल के नहीं कर सकता, कि एज अ टीज मोल के लिए कर सकता हूँ। तो मोल जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, हालांकि मैं लिखना भूल गया था ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है, स्मॉल एन से लिखा जाएगा कहीं पे देखो ना मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या बना, जो गिवन नंबर ऑफ एंटिटी, गिवन नंबर ऑफ एंटिटी और कोई पदार्थ, गिवन नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन नंबर ऑफ एंटिटी पर मोल। 1 मोल में कितनी एंटिटी है, 1 मोल में कितने हैं पर मोल, डिवाइड बाई मोल, हाँ। नंबर ऑफ एंटिटी यार कोई पर मोल डिवाइड मोल, ऊपर गुणा हो गया, मोल नहीं चला जाएगा, ओवरऑल आंसर मोल में नहीं आ जाएगा क्या। सोचो, फील भी करो चीज़ों को। तो जो मोल है,
जो मोल है वो क्या, गिवन नंबर ऑफ एंटिटी, गिवन नंबर ऑफ एंटिटी, पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल्स कम मिलेंगे ज़्यादा, तो मैं पार्टिकल्स लिख देता हूँ, कणों की संख्या, वस्तुओं की संख्या बटा एक मोल में जितने वस्तुएं हैं, और एक मोल में आपने देखा है कि एक मोल में कितनी वस्तुएं, कितने पार्टिकल्स, कितने एंटिटी है, दैट इज Na। इसको मैं डिफाइन करूँगा कैपिटल N से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो मोल का बेसिकली एक फॉर्मूला बना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ एंटिटी, दिए गए वस्तुओं की संख्या, दिए गए कणों की संख्या, प्रति डिवाइड बाय प्रति मोल में, पर मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज हैं। तो जो मोल है बेसिकली तुम्हारे सामने N/N है, एकमात्र फॉर्मूला है मोल का, एकमात्र फॉर्मूला है। जैसे वो दर्जन के लिए बना एज इट इज, वैसे वैसे मोल के लिए काम में आ रहा है। और मैं रियली बता रहा हूँ, ये बात यदि तुमने फील कर ली ना तो मोल तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, सच बता रहा हूँ। इतनी सी बात फील करनी है, ठीक है। और इतनी सी जगह को मैं ऑक्यूपाई करूँगा तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देके। क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ आंसर, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर चाहता हूँ, और ये देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल दे के बताता हूँ, फिर तुम ये करना। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये एक मार्कर लगभग होगा 20 ग्राम का या 20 ग्राम मान लो, मैं बोलूँ कि ऐसे एक दर्जन मार्कर का मास कितना होगा, तो 20 इंटू क्या करोगे, 12 करोगे, 240 ग्राम आप बोलोगे, ठीक है। तो दर्जन की कैलकुलेशन कर ली, डजन की कैलकुलेशन कर ली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यदि बोलूँ कि एक मार्कर कितना है तो एक मोल का कितना, तब भी कर लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मास में कर लो, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक एंटिटी का दे दिया जाए और एक मोल का दे दिया जाए, या पूछ लिया जाए तो एक एंटिटी को Na से मल्टीप्लाई करो, एक मोल के लिए नहीं आ जाए। जैसे आपने 12 से मल्टीप्लाई करके एक मोल के लिए एक डजन के लिए चर्चा की, एज इट इज। वैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, देन व्हाट विल बी चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, प्लीज़ कैलकुलेट करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। बहुत सही से प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि ये सही जगह पर पहुँच गए तो मेरी जो मेहनत है वो वर्थफुल जाएगी। बस सही जगह पहुँचाना है आपको और कुछ नहीं करना, सीखो और पहुँचाओ। आपने देखा बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा आप सही जगह पर इसको पहुँचाओगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।